अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फज़ल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियो के तवस्सुस होंगे कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड, बीटा स्टेट ऑफ माइंड, थीटा, डेल्टा, गामा स्टेट ऑफ माइंड, ये माइंड की मुख्तलिफ बदली हुई हालतें होती हैं जिसके अंदर एनर्जी मुख्तलिफ तरीके से हमारे दिमाग के ऊपर असरअंदाज होती है। इस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने से इंसान अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा और सो ऑन दोबारा से बीटा पर ले जाने में काफ़ी हद तक महारत महसूस करता है। मेन मकसद हमारी इन लहरों को तब्दील करने की या इनमें स्पीड में कमी लाने से काफ़ी हद तक इंसान अपनी मेंटली प्रॉब्लम्स, परेशानियों और अपनी हालतों पर काबू पाता है। जैसे कि इंसान को गुस्सा उसकी फितरती जिबिलतों के अंदर शामिल होता है, अग्रेसिवनेस उसकी जिबिलतों के अंदर शामिल होती है, या किसी भी बात के रद्द अमल के ऊपर इंसान रिएक्ट करता है और इससे एक ख़ास किस्म की एनर्जी हमारे दिमाग के अंदर इस्तक़रार पकड़ती है। उस एनर्जी के हमारे दिमाग के अंदर पड़े रहने से काफ़ी हद तक बहुत सारी कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से इंसान अपने वजूद के अंदर उस किस्म की लहरों को या उस किस्म की एनर्जी को महसूस करने के साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी हद तक उसके सर्कमस्टांसेस देखता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुराकबा के दौरान किस तरह आप अपनी बीटा स्टेट ऑफ माइंड को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड और बाकी स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जा सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को करने के लिए ज़ाहिरन हमें अपनी जिस्मानी कैफियत यानी जिस्म के अंदर होने वाली रोनुमा होने वाली तब्दीलियों और मुख्तलिफ किस्म के अवामिल पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। आज की वीडियो टोटली साइंस के ऊपर और मेडिकल को लेकर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसको एनर्जी से, यानी एनर्जी बनती कैसे है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह बीटा स्टेट ऑफ माइंड से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा और डेल्टा से गामा की हालतों में हमारा दिमाग बदलता है। इन तमाम हालतों में बदलने के साथ साथ हमारे दिमाग के अंदर किस तरह के मामलात पेश आते हैं या वो एनर्जी कौन कौन सी सूरत इख्तियार करती है, उसको जानना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। मेरी पुरानी वीडियो के तवज्जो से आप काफ़ी हद तक जान चुके होंगे कि बीटा स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, थीटा स्टेट ऑफ माइंड, डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड और गामा, ये तमाम हालतों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ और रफली मैं आपको एनर्जी के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। आज क्योंकि हम मुराकबे के दौरान इस एनर्जी को महसूस करने वाली कैफियत के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो एनर्जी के पैटर्न को जब हम समझ जाएंगे तो काफ़ी हद तक हमें दौरान मुराकबा या दौरान मेडिटेशन जब इंसान बैठता है तो उसको अपने जिस्म के अंदर रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से काफ़ी हद तक आशनाई हो पाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करूंगी और एनर्जी को डिफाइन करने से पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इंसान इस दुनिया में शाऊर के जरिए इस दुनिया में हकीकी तौर पर अपने पांचों हवास की मदद से इस दुनिया को जीते और रहते हैं। और ये बात भी है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को टेप या रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मादे और वजूद की रोशनी की रफ्तार से बाहर मखसूस मालूमात लेकर जाती है और मखसूस मालूमात लेकर आती है। और देखा गया है कि जब ऐसा होता है तो इंसानी दिमाग तवानाई के इंतहाई आला किस्म के तूलो अर्ज पर अमल करता है। तूलो अर्ज से मुराद यहाँ पर इस तरह लें जैसे कि ज़मीन और आसमान। और जब ऐसा होता है तो तजर्बात से ये बात हासिल हुई है कि जब इंसानी दिमाग में तवानाई का इजाफा होता है तो हम कह सकते हैं इस इंसान के दिमाग में तब तक शऊर और बेदारी में इजाफा होता है। तवानाई को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, शऊर को हम डिस्कस करने वाले हैं और बेदारी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो बात मैंने ऊपर बयान की उसको मिसाल से आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो मैं आपसे सवाल करूंगी कि जब बीज को ज़मीन में लगाया जाता है तो वो फूटता कैसे है। यकीनन आपका जवाब होगा माहौली तब्दीलियों के ज़ेर असर आने से, राइट। यानी जब बीज को एक ऐसे माहौल में दाखिल कर दिया जाता है जो उसकी साख्त को तोड़ने की वजह बनता है, तब ऐसा हो पाता है। और पानी और मिट्टी के बाहम मिलने से जो सिफ्त पैदा होती है वो सिफ्त सबब बनती है उस बीज को फोड़ने की। नतीजा ये मिलता है कि दो सिफात के मिलने से तीसरी सिफ्त का वजूद में आना एक कुदरती अमल है। और यही बात दिमाग में आई तवानाई और तूलो अर्ज की मदद से बताने की कोशिश की गई है। तो हमने जाना कि जब फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की जा सकती है, जमा की जा सकती है, जो मादा और रोशनी से कहीं पार अपना वजूद रखती है, तो दिमाग की तवानाई में इजाफा होना, शऊर और बेदारी में इजाफा होना मुमकिन है।
शऊर और बेदारी को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शऊर में तब्दीली के बगैर आप तवानाई में तब्दीली नहीं कर सकते। या आप इस तरह कहें कि मालूमात में तब्दीली के बगैर आप फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं ला सकते। अब यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगी कि मालूमात से क्या मुराद है और फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। फर्ज कर लें आपकी ज़िंदगी मुहित है एक दायरा में, और इस दायरा में वो सब लोग शामिल हैं जिनका आपसे किसी न किसी तरह ताल्लुक है। मसलन आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, आस पड़ोस, वो तमाम उस दायरा के अंदर शामिल हैं। अब ज़ाहिरन आपका ये दायरा आपकी अपनी शनाख्त करवाता है, यानी दायरे वाले तमाम लोग लफ्जी तौर पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं। और जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया था कि शऊर में तब्दीली के बगैर आप तवानाई में तब्दीली नहीं कर सकते, या मालूमात में तब्दीली के बगैर आप फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं ला सकते। चलें मिसाल के तौर पे इस बात को समझने के लिए एक काम करते हैं। एक पेपर के ऊपर एक नुक्ता लगाएं और उस नुक्ते के गिर्द एक बड़ा सा दायरा लगाएं। डिपेंड करता है आप बड़ा दायरा बना लें, छोटा बना लें, या जो भी बना लें। सेंटर वाला जो नुक्ता है वो फर्ज कर लें आप हैं, और जो सर्कल है वो आपकी मालूमात है, जो मैंने पहले बयान की। मालूमात से मुराद इंफॉर्मेशन, आपके अजीज़ो कारब, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने जुलने वाले। तो जो नुक्ता है वो आप हैं। अगर यहाँ पर लफ्जी तौर पर ये समझने की कोशिश की जाए कि वो नुक्ता जो है वो तवानाई है, और वो सर्कल जो है वो भी तवानाई है, जो कि मालूमात है। जब दोनों तवानाइयां मुखालिफ हालत के अंदर आती हैं तो एक फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, और जब मुताबिकत में आती हैं आमने सामने तो भी फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं। यहाँ से ये बात पता चलती है कि अगर हम लफ्जी तौर पर इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि तवानाई कैसे रिसीव की जाती है या कैसे हासिल की जाती है, उस एनर्जी को हासिल करने के लिए किस तरह के मामलात या किस तरह के हालात पेश आते हैं जिसकी वजह से एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हमेशा आपस में पैचअप होती रहती हैं, यानी कि इनका आपस में राबता बहुत क्लोज होता रहता है। अभी यहाँ पर मैंने कहा कि तवानाई जब आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हालत में आएंगी तो एक फ्रीक्वेंसी पैदा करेंगी, और दूसरी हालत में आएंगी तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पैदा करेंगी। यानी जो दायरा आपने बनाया था उस नुक्ते के गिर्द, अगर वो दायरा नुक्ते के गिर्द घूमेगा राइट साइड पे तो एक फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा, और वही दायरा अगर नुक्ते के उल्टे जानिब घूमेगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा। कुदरत का कानून है, जब दो चीज़ें मुखालिफ बराबरी पर आती हैं, अगर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक दूसरी डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पे रिग्रेशन पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। यानी उस अमल को दोहराने के लिए या उस साइकिल को घुमाने से एक एनर्जी पैदा होती है। अभी यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल मकनातीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहूँगी, ताकि आप आसानी तरीके से समझ जाएं कि मकनातीस बेसिकली यहाँ पर कैसे आपको समझा पाएगा। दो मकनातीस के अंदर अगर मुताबिकत नहीं होगी तो वो एक दूसरे को दूर करने की वजह बनेगी, जो कि तवानाई की वजह से होता है। और वही दो मकनातीस अगर आपस में खिंचाव महसूस करेंगे तो दोनों मैग्नेट आपस में जुड़ने की वजह बनेंगे। तो पता चला कि अगर तवानाई मस्बत होगी तो आपस में खिंचाव महसूस करेगी, और अगर मुखालिफ सिमत पर होगी तो एक दूसरे को दूर करने की वजह बनेगी। पिछली सारी बात के अंदर मैंने यही बात वजाहत करने की कोशिश की गई है कि शऊर में तब्दीली के बगैर आप तवानाई में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं कर सकते, और मालूमात में तब्दीली के बगैर आप फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को हम ढूंढे कहाँ, ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये कहाँ जाती है। ये फ्रीक्वेंसी खला में जाती है। खला से मुराद ये है कि हमारी मशाइख सिलसिला जो हैं तसव्वुफ की ज़ुबान में जब मुराकबे का आपको सबक देते हैं तो वो आपको बताते हैं अपने अंदर खालीपन पैदा करो, अपना बर्तन साफ करो। इससे क्या मुराद थी? इससे मुराद यहाँ पर ये है कि आपके कहने का मकसद ये है कि जब भी आपके वजूद के अंदर कोई चीज़ एनर्जी की सूरत में मौजूद होगी, और एनर्जी यानी तवानाई अपनी ताकत रखती है। ताकत से मुराद यहाँ पर मकनतीसी कुव्वत की ताकत है, यानी जब दो एनर्जी आपस में मिलती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। उस ताकत की जद में आने से एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को अपनी जगह बनाने के लिए उसी जगह जाना होता है जहां पर खला होता है। आपने अक्सर देखा होगा इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास आते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो उनको अंदर से झिझोड़ के रख देती हैं। होता यह है कि जितनी भी मालूमात का दायरा हमने अपने इर्द गिर्द बनाया होता है, जो हमारी शनाख्त की वजह बनता है, उसके अंदर जब कोई रद्दोबदल आता है तो हमारे पास वो मालूमात डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट हमारे दिमाग के अंदर फ्रीक्वेंसी की सूरत में छोड़ देती है। और जैसे ही हमारे दिमाग के अंदर से होते हुए हमारे वजूद के अंदर किसी किस्म का एक सिस्टम टूटता है,
तो ऐसी सूरत में इंसानी वजूद के अंदर या इंसानी दिमाग के अंदर वो जगह पे खला पैदा होता है। इसको मैं मिसाल से इस तरह समझाने की कोशिश करूंगी कि जब एक चीज दो टुकड़ों में बदलती है, जब एक चीज दो टुकड़ों में बदलती है, उस चीज के टूटने के साथ फासला पैदा होता है और वो फासला खला कहलाता है। लफ्जी तौर पर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब एक चीज टूटती है तो उनमें फासला पैदा होता है और वो दो टुकड़ों में बदल जाती है। दो टुकड़ों में बदलने की वजह से उसके अंदर फासला और खला पैदा होता है और फ्रीक्वेंसी इतनी लतीफ होती है कि जहां पर खला होगा ये वहीं पर जाके अपना जमा होती जाएगी। इसीलिए मशाइख सिलसिला आपको अपने दिल का बर्तन साफ करने का बोलते हैं, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस्तेमाल करेगी तो जहां पर खला होगा मकनातीसी कुव्वतें होंगी, बरकी लहरें वहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी होने की वजह से मिल जाएंगी, नतीजा मुताबिकत पैदा होगी। और जब दो सिफात मिलती हैं तो तीसरी सिफ्त वजूद में आएगी, जो कि मैंने आपको पीछे बयान किया था। नतीजा ये मिलेगा कि खला, खालीपन और तन्हाई, ये वजह बनती है उस फ्रीक्वेंसी को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर बदलने की। तो यहां तक हमें ये बात समझ आ गई कि जब एनर्जी टूटती है तो एक फ्रीक्वेंसी पैदा करती है और जब एनर्जी जुड़ती है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। यही सबब बनती है उस फ्रीक्वेंसी को खला की तरफ माइल करने की। जहां पर खला होगा फ्रीक्वेंसी वहां पर जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझसे सवाल किया गया था कि बीटा स्टेट ऑफ माइंड को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में कैसे बदलें, इस वजह से आज का टॉपिक लेकर साइंस की जुबान में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, या रूहानियत की इस्तिलाह वाले अल्फाज जो है बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आपको बासानी तरीके से ये समझ आ जाए कि एनर्जी क्या है और एनर्जी पैदा कैसे होती है और मालूमात क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। जब आप इन सारी चीजों को समझ जाएंगे तो बासानी तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपने कैसे अपनी स्टेट ऑफ माइंड को एक हालत से दूसरी हालत में बदलना है। अब हम बात करते हैं उस सिस्टम की जो लहरों को एक हालत से दूसरी हालत में बदलने की वजह बनता है। याद रखिएगा, हमने दिमागी माहौल और जिस्मानी माहौल के अंदरूनी तब्दीलियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें अपनी जहनी और जिस्मानी निज़ाम की साइंस के हिसाब से समझ आ पाए, ताकि हम जान पाए कि कैसे इंसान अपनी बीटा स्टेट ऑफ माइंड को अल्फा की तरफ लेके जा सकता है। जैसा कि आपको पुरानी वीडियो और पोस्ट के जरिए मैंने काफी हद तक बता चुकी हूँ कि वेव्स, एनर्जी और लहरें क्या काम करती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। जिस्म और दिमाग में किस हद तक वुसअत पैदा होती है। आपका दिमाग एक ग्राउंड की तरह है और मुख्तलिफ सतहों पर मुश्तमिल है, और आपको पता है कि दिमाग में हमेशा एक बड़ी एनर्जी जब दाखिल होती है, उसकी जद में आने से आपका दिमाग मुतहर्रिक होता है और वो तवानाई और मालूमात के दायरे के अंदर से कहीं से भी आ सकती है। यानी आपकी जब एक बड़ी तवानाई आपके दिमाग की सतहों से टकराती है और वो तवानाई कुव्वत में ज्यादा होती है, तो वो आपके दिमाग को एक्टिवेट करने की वजह बनती है। रूहानियत की इस्तिलाह में बोलते हैं कि जब आप पर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है या आपको जमीनों आसमान के अंदर से वो नूर मिल जाता है आपके दिमाग को, जो आपके दिमाग को झिंझोड़ने की वजह बनता है, जगाने की वजह बनता है, आपके शऊर को बेदारी करने की वजह बनता है, ये उसी चीज की बात हो रही है। यहाँ पर यह भी बात नोट करने की है कि ये जो एनर्जी है, जो बड़ी एनर्जी इंसान के दिमाग के साथ टकराती है और उसकी वजह से उसकी जद में आके जब दिमाग मुतहर्रिक होता है, तो वो तवानाई मालूमात के दायरे के अंदर से भी हो सकती है, यानी आपके आस पड़ोस रिश्तेदारों में से भी हो सकती है, और इस सर्कल के बाहर से भी हो सकती है। तवानाई अंदर से हो या बाहर से हो, इम्पोर्टेंट ये है कि वो तवानाई ताकत में बड़ी हो, और जब वो बड़ी होगी तो जुड़े हुए रिश्तों में मौजूद होने के साथ साथ वो तमाम रिश्तों से बरतरी हासिल कर जाती है और दिमाग के अंदर अपनी जगह बना लेती है, और वही वजह बनती है इंसानी दिमाग को झंझोड़ने की, तोड़ने की। और जब इंसानी दिमाग टूटता है, या कह लें जब इंसानी दिमाग बीज की तरह फूटता है, तो ऐसी हालत के अंदर खला पैदा होता है, और जब खला पैदा होता है तो आपके वजूद के अंदर पहले से जो एनर्जी मौजूद होती है वो उस खला के अंदर जाती है। होप आपको यहाँ तक पूरी बात समझ आ गई होगी। अब हम इसको मुराकबे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि जब इंसान मुराकबा करता है तो तन्हा बैठा होता है। जिस इंसान ने ऑलरेडी पहले कई बार मुराकबा किया हो तो वो इस बात को बआसानी तरीके से महसूस कर सकता है कि वो अपने दिमाग के अंदर किस किस्म की तब्दीलियों को महसूस करता है, कौन सी कैफियत को महसूस करता है, और यकीनन उसके दिमाग की तवानाई बुलंद और नुमाया हिस्सी कैफियत का तजुर्बा कर रही होती है, जो इंसान मुराकबे के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका होता है और मास्टर लेवल तक चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद वजाहत इस चीज की हमें चाहिए कि दिमाग के अंदर चल क्या रहा है।
ये सवाल अपनी जगह अहमियत का हामिल है। हालांकि वो इंसान खामोशी से बैठा होता है, उसे कोई बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसके आसपास कोई हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान अपने अंदर की दुनिया का एहसास इस बैरूनी दुनिया की एहसास से सबक ले जाता है। यानी वो अपनी अंदर की दुनिया में इतना महव होता है कि उसको बाहर की दुनिया का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। और हैरत की बात यह है, इससे और इस्तफसार पैदा होता है कि कैसे कोई इंसान मुराकबे के अंदर बैठकर अपने पांचों हवास के बगैर भरपूर तरीके से उस तजर्बे को हासिल कर पाता है जो कि अचीव करने का इंतजार या कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। दिमाग और जिस्म में मौजूद साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से ऐसे मखसूस अफ़ाल हैं जो अवामिल बनते हैं जो कि क्वांटम फील्ड के साथ तामुलात के गहरे अंदरूनी तजुर्बात से तर्जुमानी करवाते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो कैसे हम मालूमात के एक से ज्यादा दायरे बनाने में और उनको यूनाइटेड करने में मुकम्मल शुबे के साथ इंटरफेस कर सकते हैं, जो कि इस तरह के मुतहर्रिक अंदरूनी वाक़यात की तख्लीक करता है। तो हमें पता चलता है कि माफूकुल फितरत वाक़यात के लिए कोई असाबी, कीमियाई, हयातियाती वजाहत होनी चाहिए। कौन से मुनफरिद निज़ाम, अज़ा, गदूद, टिश्यूज, केमिकल, न्यूरॉन, ट्रांसमीटर और खुलिये शामिल हैं, या कौन से ऐसे जिस्मानी अज्जा मौजूद हैं जो फ़आल यानी एक्टिव होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अभी इस बात को समझने के लिए हम शऊर को समझने की कोशिश करते हैं, और शऊर को यहाँ पे मैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि शऊर इटसेल्फ एक पूरा सिस्टम है और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये उसकी सतह हैं। हम सतह के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम शऊर, टोटली शऊर के ऊपर बात कर रहे हैं। और साइंस की जुबान में शऊर को 4 हालतों के अंदर बदलते हैं, यानी 4 स्टेट ऑफ माइंड की हालतों में ज्यादातर देखा गया है, स्कैन किया गया है और ब्रेन को समझा गया है। शऊर की 4 हालतें हैं और ये पूरा शऊर का जो सिस्टम है ये 4 हालतों पे काम करता है। हालतों से मुराद ये कि कैफियत, वक्त और वाकयात। जब इंसान अपने शऊर को लेके जिन हालतों के अंदर दाखिल होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, और रफली बात कर रहे हैं और बहुत सिंपल जुबान में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। साइंस और मेडिकल की जुबान में ये बोला जाता है, जब आपके दिमाग का स्कैन किया जाता है तो इसको 4 हालतों के ऊपर स्कैन किया जाता है। पहली शऊर की वो हालत होती है जहां पर आपका दिमाग जाग रहा होता है। दूसरे शऊर की हालत वो हालत होती है जब आपका दिमाग सो रहा होता है। जागने की हालत में यकीनन आपको पता है कि इंसान जाग रहा होता है, होश में होता है, काम कर रहा होता है, या ड्यूटी पे होता है, या घर पे होता है। और नींद की हालत के अंदर आपको पता है इंसान बेहोश होता है, लेकिन उसका जिस्म बहाल होता है। मेडिकल ये बोलती है उसका जिस्म बहाल होता है। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि लाशऊरी तौर पर हमारा जिस्म मुरम्मत हो रहा होता है। तीसरी हालत ख्वाब देखने की हालत होती है, जो इस शऊर की बदली हुई हालत है। यानी मेडिकल ये बोलती है कि ये शऊर की वो बदली हुई हालत होती है जिसके अंदर इंसान का जिस्म कैटाटोनिक हालत में होता है, लेकिन हमारा जहन अंदरूनी बसीरत कशी और इलामत निगारी और मुख्तलिफ किस्म के वाकयात और मंजर देखने में मशगूल होता है। और आखिर में शऊर की वो मावराती हालत होती है जो हकीकत में इंसानी साइंस की समझ से बाहर है, कि मावराती वाकयात इंसान को इस तरह बदल के रख देते हैं कि जब वो इंसान अपनी इन मावराई दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देता है तो वो इंसान को टोटली बदल के रख देता है। वो दुनिया को उस तरह नहीं देखता जिस तरह के वो पहले देखता था। ये वो हालत है जो हालत मुराकबे के बाद या इंसान रूहानियत में चलने के बाद अपनी इस हालत को अचीव करता है। और साइंस भी ये मानती है कि हकीकत में समझ से बाहर है कि इंसान कैसे इन मावराई वाकयात के बाद इंसान दुनिया को देखने के अंदाज को बदलने में अपने आप को बदलाव महसूस कर लेता है। किस तरह ऐसा मुमकिन हो पाता है, कौन सी ऐसी ताकत है या कुव्वत है जो इंसान के नजरिए को बदल देती है। तो चलें फिर आपको मैं साइंस की जुबान में इस मावराती तजर्बात, हयातियात, केमिस्ट्री और न्यूरो साइंस के बारे में आपको अपनी समझ देने की कोशिश करूंगी। इसके लिए हम शुरू करेंगे मेलाटोनिन के मॉलिक्यूल से। साइंस में वजूद के हिसाब से ये मॉलिक्यूल की शक्ल रखता है। एक्सपर्टीज और काबिलियत के हिसाब से इसका काम ख्वाब दिखाने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर है। आप इसे अपनी आसानी के लिए ऐसे याद रखें कि यह ख्वाब दिखाने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर है। साइंस की जुबान में जब आप सुबह बेदार होते हैं और दुनिया में वापस आते हैं और हवास जिस लम्हे आपकी आंख के आइरिस रिसेप्टर्स के जरिए रोशनी को महसूस करते हैं, इस ऑप्टिक न्यूरो में आपके दिमाग के इस हिस्से को सिग्नल भेजता है जिसे सुपर क्योस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद ये पाइनल गदूद यानी पीनियल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, और जो सेरोटोनिन दिन के वक्त के न्यूरोट्रांसमीटर बनाकर जवाब देता है। और आप जानते हैं मेरी पुरानी वीडियो के तवज्जो से कि न्यूरोट्रांसमीटर यानी वो न्यूरॉन्स जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस देते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर कीमियाई मैसेजेस हैं जो हमारे जिस्म के असाबी निज़ाम के खुलियात के दरमियान मालूमात को मुंतकिल और बातचीत करते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन आपके जिस्म को बताता है कि अब जागने का और आपका काम करने का वक्त आ गया है। दिन भर में जब आप अपनी अंदरूनी यानी अंदर की दुनिया, बैरूनी यानी बाहर की दुनिया के दरमियान मायने पैदा करने के लिए अपने तमाम हवास के दरमियान मालूमात को यकजा करते हैं, उस वक्त सेरोटोनिन डेल्टा ऑफ माइंड को थीटा स्टेट ऑफ माइंड और थीटा स्टेट ऑफ माइंड को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को बीटा तक अपने दिमाग की लहरों को मुतहर्रिक रखता है। सेरोटोनिन जो है मॉलिक्यूल, ये आपकी इन स्टेट ऑफ माइंड को मुतहर्रिक रखता है यानी एक्टिवेट रखता है, जिसकी वजह से आपको एक बार फिर एहसास होता है कि हम अपनी जिस्मानी हालत में वापस आ चुके हैं, जगह और वक्त में, और अपने जिस्म के साथ मौजूद हैं। और इस तरह जब आपका दिमाग बीटा दिमागी लहरों में फायरिंग कर रहा होता है तो आप अपनी ज्यादातर तवज्जो अपनी अंदरूनी दुनिया की तरफ से निकाल कर अपनी तवज्जो अपनी बैरूनी दुनिया की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं और आपका दिमाग और आपकी तवज्जो बाहर की दुनिया को देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, ये लिंक का सिस्टम जो मैंने आपको अभी बयान किया, ये उल्टा चलने लगता है, यानी साइकिल उल्टा चलने लगता है। रोशनी के रुकने और कम होने के बायस इसी आंखों के आइरिस ऑप्टिक के जरिए वापस पाइनल हदूद में सिग्नल भेजती है, लेकिन इस पाइनल ग्लैंड सेरोटोनिन को मेलाटोनिन यानी रात वाले न्यूरोट्रांसमीटर में मुंतकिल कर देता है। अब यहाँ पर ये बात नोट करने की बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर पीनियल ग्लैंड के ऊपर वीडियो बनाई है, और पीनियल ग्लैंड क्योंकि बरकी और मकनातीसी और मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस को रिसीव करने का एक एंटीना है जो अल्लाह ने हमारे दिमाग में रखा है, यही एंटीना इन दो न्यूरॉन्स को डील करता है जो रात के वक्त के न्यूरॉन्स हैं और दिन के वक्त के न्यूरॉन्स हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर यानी एक जगह से दूसरी जगह पैगाम ले जाने वाला सिस्टम जो है वो पीनियल ग्लैंड ही डील करता है। यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि पीनियल ग्लैंड सेरोटोनिन को मेलाटोनिन यानी रात वाले न्यूरोट्रांसमीटर में मुंतकिल करता है। नतीजा मेलाटोनिन की पैदावार और इखराज होने से आपकी दिमागी लहरों को बीटा से अल्फा तक सुस्त कर देता है, जिससे आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और जब आपको नींद आना शुरू होती है, थकावट होती है और सोचने और समझने का तजर्बा और उसके इम्कानात कम हो जाते हैं, तैसे तैसे आपके दिमाग की लहरें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की तरफ सुस्त होने लगती हैं। आप अपनी तवज्जो बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया की तरफ लौटाने लगते हैं। बिलाखिर जैसे जैसे आपका जिस्म सो जाता है, सो जाने से मुराद जो मैंने पहले आपको बताया सुन्न हो जाता है और केटाटोनिक हालत में चला जाता है, अब आपके दिमाग की लहरें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से थीटा और डेल्टा की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं। इसीलिए ख्वाब दिखाने के साथ साथ गहरी और बहाल कर देने वाली नींद आप महसूस करते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि सेरोटोनिन मेलाटोनिन जब इनकी पैदावार और इखराज होती है, और आपको पता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर दिन के वक्त काम करता है और एक रात के वक्त काम करता है, इन दोनों सिस्टम को डील करने वाली जो ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड क्योंकि इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखता है, इसी वजह से हम मुराकबे के दौरान जब बैठते हैं तो अपनी इन्हीं लहरों को तब्दील करने की नीयत से बैठते हैं, या इन्हीं लहरों के अंदर बदलाव लाने की वजह से, पॉजिटिविटी लाने की वजह से, नेगेटिविटी खत्म करने की वजह से हम मुराकबे की नीयत करते हैं, और आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड से बाकी स्टेट ऑफ माइंड की तरफ ले जाने में आपको मदद मिलती है। लेकिन जितना भी बैकग्राउंड अभी मैंने आपको बताया, इससे काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हमारे अंदरूनी सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक केमिकल की ज़्यादती और किसी एक केमिकल की कमी होने से आपके वजूद के ऊपर उसके असरात आपको लाजमी मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी। मसलन अगर एक इंसान रोटी बनाने की नीयत से कोई रोटी बनाता है और रोटी के प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर रोटी बना लेता है, तो क्या वो रोटी को प्रॉपर तरीके से बना पाएगा? यकीनन नहीं। रोटी बनाने का प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन यस उसकी रफ्तार में इजाफा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी रफ्तार में इजाफा करने से आपके सिस्टम या आपके माइंड के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये भी तभी मुमकिन हो पाएगा कि आप रोटी स्पीड से बना पाएं, रफ्तार से बना पाएं, और पूरे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से, पूरे साइकिल को स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आप अपनी उस रोटी की हालत को असली हालत में लेके आए। और ये तब होता है जब आप मास्टर लेवल के एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि जब इंसान अपने मुराकबे के अंदर या मेडिटेशन के दौरान बैठता है तो इंसान को कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने वजूद अंदरूनी निज़ाम के बारे में और अपने आउटर सिस्टम के बारे में। उसके बाद आपके अंदर दिमाग के अंदर जो डाटा मौजूद है, आपके लाशऊर में जितनी भी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी के बारे में और एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट हाईलाइट करवाना चाहूंगी जो इस पूरी वीडियो का लुब्बे लुबाब है और उन तमाम बातों को वाज़िया करेंगे जो सवालात आपके दिमाग में उठ रहे होंगे।
याद दहानी के लिए आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 24 घंटों में कितने वक्त तरतीब दिए हैं? अगर मैं आपसे सवाल करूं, ज़ाहिरन अगर देखा जाए तो आपका जवाब होगा 4, फितरतन अगर देखा जाए तो 3। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे इस तरह समझाने की कोशिश करूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो 4 वक्त रखे हैं, और वो 4 कौन कौन से हैं? सुबह सादिक का वक्त, असर से मगरिब का वक्त, दिन का वक्त और रात का वक्त। ये 4 वक्त हमें देखने को मिलते हैं और ये सब जानते हैं। लेकिन फितरती तौर पर मैंने इसको 3 वक्त में इसलिए शुमार किया ताकि आप बासानी तरीके से इसको समझ पाएं कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अब जब रात होती है तो मुकम्मल अंधेरा होता है, और जब दिन होता है मुकम्मल रोशनी अपने जोबन पर होती है, ये आप सब जानते हैं। सुबह शादी का वक्त जो है वो ऐसा होता है कि ना उसमें दिन होता है ना उसमें रात होती है। उस वक्त को आप अपने माइंड के अंदर ऐसे रखें कि वो रोशनी का वक्त है। अब एक हमारे पास वक्त आ गया दिन का, और एक वक्त आ गया रात का, और एक वक्त आ गया रोशनी का। इस बात को आप नोट कर लें। जब इंसान अपनी लहरों के ऊपर काम करता है तो खास तौर पे उसको इन 3 वक्तों के ऊपर लाजमी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 वक्त का बहुत अमल दखल है आपकी दिमागी तवानाई और लहरों और फ्रीक्वेंसी के अंदर बदलाव लाने के लिए। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये भी है कि आप ये याद रखिएगा कि जब दिन होता है, पूरा दिन होता है, तो ऑल ऑफ सडन नहीं हो जाता, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली होता है। और जब रात होती है तो ऑल ऑफ सडन नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली होती है। इसी तरह जो रोशनी का वक्त है उसको भी अगर आप नोट करें तो ना उसमें दिन होता है ना उसमें रात होती है। रोशनी से अंधेरे की तरफ जाने का वक्त होता है और अंधेरे से रोशनी की तरफ आने का वक्त होता है, लेकिन क्योंकि ये मुतबादिल होता है, ये रोशनी का वक्त काउंट आप करें। इस रोशनी के वक्त को और दिन और रात के वक्त को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि हमारा दिमागी निज़ाम इन औकात के ऊपर काम करता है। तो अगर हम इसका नतीजा निकालें कि हमारे पास कौन सी लहरों का इखराज और इंदराज होता है कुदरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमें देखने को मिलेगा बीटा लहरें, अल्फा लहरें और थीटा और डेल्टा। यहाँ पर ये बात इस तरह मैं बयान करने की कोशिश करूंगी कि अगर हमें वक्त का अंदाजा हो, टाइम का अंदाजा हो, माहौल का अंदाजा हो, तो हम काफी हद तक अपनी इन फ्रीक्वेंसी को, इस एनर्जी को बहुत प्रॉपर तरीके से, भरपूर तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुराकबे के दौरान इंसान हल्की रोशनी के अंदर भी मुराकबा करता है। नंबर 1, इंसान मुराकबा रात के टाइम, तहज्जुद के वक्त या फजर के वक्त भी करता है, या फिर इंसान पूरे अंधेरे में भी मुराकबा करता है, जैसे कि आंखों पे पट्टी बांध के। यहाँ पर एक बात बोल दूं, साइंस यहाँ पर ये कहती है कि जब इंसान कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या मेडिकली अगर बताया जाए तो बोलते हैं कि मेलाटोनिन की इखराज और इंदराज, यानी उसकी पैदावार और उसका इखराज जो है 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, फजर की नमाज तक आप कह सकते हैं, या तहज्जुद का वक्त, ये कोई 4-5 घंटे। सेम इसी तरह अगर हम सेरोटोनिन के मॉलिक्यूल की बात करें या उस न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करें, तो उसका वक्त जो होता है वो दिन रात होने से कबल, जो बिगिनिंग की रात होने से पहले, मिडनाइट से पहले का जो वक्त होता है, असर से लेके ऑनवर्ड आप 4 घंटे काउंट कर लें। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वक्त की कितनी अहमियत है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ये वाज़ेह तौर पे बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, हर चीज़ में कोई ना कोई वजह होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को किसी न किसी सूरत पर किसी वजह से बनाया है, और तमाम चीज़ें अपने अपने काम कर रही हैं। वो अलग बात है कि हमें इंसान होने के नाते उस बात का इदराक नहीं है। अभी मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करूंगी और जस्ट टू दी पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कौन से पॉइंट हाईलाइट हैं जिसको हमें जहन में रखना जरूरी है। अगर आपको याद हो कि, और आपको पता हो कि हम मुराकबा करते हैं, मुराकबा एक चीज आपने जहन में रखनी है कि मुराकबे के दौरान हम अपनी एनर्जी को हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। मुराकबे के दौरान हम अपने गुस्से पे, एग्रेशन पे काबू भी पा सकते हैं और उसको और भी बढ़ा सकते हैं। मुराकबे के दौरान हम अपनी स्टेट ऑफ ब्रेन की एबिलिटी, यानी ब्रेन की, दिमाग की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से काबिल इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। मुराकबे के दौरान इन तमाम अवामिल को सरंजाम देते हुए हम काफ़ी हद तक अपनी ब्रेन की वेव्स, एनर्जी और उसकी मालूमात को तब्दील या मालूमात में डिफरेंस लाने से, या अपनी थॉट में डिफ्रेंशिएट करने से, मुख्तलिफ किस्म की राय करने से काफ़ी हद तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी में बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि शऊर में तब्दीली के बगैर तवानाई में तब्दीली नहीं की जा सकती, मालूमात में तब्दीली के बगैर फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं की जा सकती। इसीलिए मेन मकसद और एजेंडा हमारा ये होना चाहिए, जब हम मुराकबे के लिए बैठे हैं तो ये सारी बातों को अपने जहन के अंदर रख के फिर आप मुराकबा करें। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करवाना है वो ये है कि जब आपका दिमाग बेदार होता है और न्यूरो ट्रांसमीटर काम करना शुरू करते हैं, तो वो एक नई एनर्जी को पैदा करते हैं, एक नई एनर्जी को पैदा करने की वजह बनते हैं। यही वजह है कि बताने वाले धब्बा बीनी, शम्मा बीनी और आईना बीनी की सजेशन देते हैं।
धब्बा बीनी, शम्मा बीनी और आईना बीनी, इसका कनेक्शन क्या है इस मेरे टॉपिक के साथ, वो इस तरह, क्योंकि हमने मेडिकली अपने पूरे दिमागी सिस्टम को अभी रिव्यू किया है और अभी हम उन प्रैक्टिसेस को भी साथ में मैचअप करने जा रहे हैं, जिससे काफ़ी हद तक हमें पता लग जाएगा कि आया ये मशकें जो हम करते हैं, शम्मा बीनी, धब्बा बीनी और आईना बीनी, ये किस हद तक कारआमद होती हैं। जैसा कि आज की वीडियो के टॉपिक और रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पूरा सिस्टम जो है समझा है, हमारे केमिकल्स का, हमारे ब्रेन की एबिलिटी का, हमारी वेव्स की एनर्जी का और हमारी फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद हम बात करते हैं कि धब्बा बीनी, शम्मा बीनी और आईना बीनी कैसे कनेक्ट करती है इन सब मामला से। धब्बा बीनी को अगर नोटिस करें तो ये स्याही है, यानी वो दायरा जो है वो काले रंग का होता है और काले रंग होने की वजह से वो रिप्रेजेंट करता है रात के वक्त को। और शम्मा बीनी जो है वो दायरा, जो शम्मा की लौ होती है, वो सूरज के साथ रिजेम्बलेंस रखने की वजह से दिन की निशानदेही करती है। और आईना बीनी जो ना दिन लगता है और ना ही उसमें रात लगती है, वो मुतबादिल रोशनी की रिप्रेजेंटेशन करता है। जब धब्बा बीनी इंसान करता है तो उसका जो सर्कल और दायरा हमारी आंखों के आइरिस ऑप्टिक नर्व से टकराता है, तो दिमाग में अपना वही मैसेज जारी करता है जो मैसेज मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को चाहिए होते हैं एक्टिवेट होने के लिए। और शम्मा बीनी मुकम्मल दिन को रिप्रेजेंट करता है, और जब आपकी आंखों के जरिए आपके ऑप्टिक न्यूरो सिस्टम से टकराने वाली शुआएं शम्मा के जरिए आपके दिमाग तक जाती हैं, तो वो वही पैगाम हमारे उन मॉलिक्यूल्स और न्यूरो ट्रांसमीटर को देती हैं और उस तरह का फंक्शन हमारे दिमाग के अंदर एक्टिवेट होता है। इसके साथ साथ जब आईना बीनी को हम मशकें करते हैं, तो उस दौरान हमें हमारे दिमाग, हमारी आंखों के जरिए दाखिल होने वाली वो रोशनी हमारे आंखों के आइरिस ऑप्टिक न्यूरो से टकराने से दिमाग में अपना वही मैसेज जारी करती है जो मैसेज दिमाग को चाहिए होता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ब्रेन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है। इन सब मशकों में खास मकसद अपनी आंखों के रिसेप्टर्स को बेवक्त फाल करना यानी एक्टिव करना होता है। ये एक गैर मसनूई यानी आर्टिफिशियल तरीका कह सकते हैं, लेकिन अपने दिमागी सिस्टम को मुतहर्रिक करने के लिए ये काम में लाया जाता है। क्योंकि जब रात होती है तो डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं, और जब दिन होता है तो डिफरेंट ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं जो एक पैगाम को दूसरे पैगाम तक ले जाने की वजह बनते हैं। और क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर असाबी मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह हमारे खुलियात के अंदर पहुंचाते हैं, इसी वजह से हमारे दिमाग के साथ काफ़ी कनेक्शन है। और आपको मैंने बताया कि जब इंसान सोना शुरू करता है तो अपनी बीटा स्टेट से किस तरह थीटा और डेल्टा तक आता है, और उसके बाद जब दिन चढ़ता है, रोशनी हमारे फैलना शुरू होती है, तो हमारे वजूद का, हमारी आंखों का जो रिसेप्टर्स है वो रोशनी को कैच करने के बाद किस तरह हमारे उस न्यूरो ट्रांसमीटर को पीनियल ग्लैंड के जरिए मैसेज देता है, और हमारी स्टेट ऑफ माइंड डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा की तरफ वापस आ जाती है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम जाग गए हैं और हमें दिन का काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।